मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के अंतर्गत अब हम देखने वाले हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता अभिवृद्धि के उपाय। क्योंकि शिक्षा में गुणवत्ता की वृद्धि करना है और उसमें गुणवत्ता लाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है वह है अनुदेशन व अधिगम में सुधार। क्योंकि जो बालक को निर्देश प्रदान किए जाते हैं शिक्षण प्रक्रिया का जो के लिए जो क्रियाएं अपनाई जाती हैं उनमें और बालक के अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत सुधार करना बहुत अनिवार्य है। अगर ये सुधार संभव नहीं है तो हम गुणवत्ता की जो कल्पना हम करते हैं वह संभव नहीं है। इसीलिए अनुदेशन व अधिगम में सुधार जो है वह होना बहुत अनिवार्य है। तो सबसे पहली चीज इसमें सबसे पहली बात इसके अंतर्गत आती वह है अनुदेशन व इसमें सुधार के लिए विद्यालय वातावरण सुधार की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला सुधार किसमें आएगा? विद्यालय विद्यालय वातावरण, यानी कि विद्यालय के वातावरण को इस तरह से रोचक बनाया जाए कि जिससे बालक को विद्यालय में आने में रुचि आए। उसमें चाहे विद्यालय में शिक्षण व्यवस्थाएं हों या अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं हों, चाहे मानवीय संसाधन हो, चाहे भौतिक संसाधन हो, सभी पर्याप्त मात्रा में इस तरह से हो कि बालक विद्यालय का वातावरण जो है वो रोचक हो, सहज हो और बालक के अधिगम के योग्य हो। यानी कि बालक अगर सीखने के योग्य वातावरण वहाँ पर नहीं होता है, तनावपूर्ण वातावरण होता है, शिक्षकों की कमी होती है, अनुशासन पर बल नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में एक वातावरण जो है वह भी अनुशासनहीन वातावरण बनता है और उसमें बालक से शिक्षा में सुधार की कल्पना करना हमारे लिए संभव नहीं है। इसीलिए विद्यालय का वातावरण अधिगम योग्य होना चाहिए, शैक्षिक वातावरण होना चाहिए, जिससे कि बालक और शैक्षिक वातावरण का मतलब भी ये नहीं है कि बिल्कुल केवल पढ़ाई तो पढ़ाई, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। ऐसे में रोचक वातावरण नहीं निर्मित होता। रोचक वातावरण बनाने के लिए बहुत अनिवार्य है कि वहां पर बालक के लिए सहज, सुगम और सीखने योग्य वातावरण होना चाहिए। तनावपूर्ण वातावरण बालक के लिए जो है वो हानिकारक होता है। इसीलिए विद्यालय का वातावरण ऐसा हो जो कि उसमें रोचक क्रियाओं के माध्यम से सीखने के लिए लाभकारी हो या सीखने के लिए सहज हो। दूसरा है सीखने की प्रक्रिया का पोषण युक्त। सीखने की प्रक्रिया पोषण युक्त हो। पोषण युक्त हो यानी कि शिक्षा जो सीखने की प्रक्रिया है वो इस तरह से बालक क्रियान्वित की जाए, यानी कि जैसे बालक करके सीखने में ज्यादा रुचि रखता है तो उसको उस तरह के कार्य दिए जाए। प्रयोग करने में रुचि रखता है तो प्रयोगात्मक गतिविधियों में का कार्य दिया जाए। ऐसा मतलब इस तरह का बालक की जैसे कोई समस्या है तो हर समस्या, चाहे विद्यालय की शैक्षिक समस्या हो, सहशैक्षिक समस्या हो या विद्यालय के बाहर की समस्या हो, अगर उसका निवारण शिक्षक के द्वारा बहुत ही सहज, प्रभावी और कहना चाहिए कि महत्व के साथ में हल किया जाता है, समाधान प्रस्तुत किया जाता है, तो बालक को लगता है कि नहीं, विद्यालय के अंदर ही मेरी समस्याओं का समाधान हो सकता है। विद्यालय के बाहर वर्तमान में ट्यूशन कल्चर क्यों चला है? ट्यूशन कल्चर चलने के पीछे कारण ही यही है कि बालक की समस्याओं का समाधान विद्यालयों में नहीं होता है। इसीलिए बालक अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए प्राइवेट टीचर्स के पास में मतलब विद्यालय के बाहर प्राइवेट ट्यूशंस लेकर और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि सीखने की प्रक्रिया इस तरह की हो, पोषण युक्त हो, यानी कि बालक को एक अच्छा पोषण प्राप्त हो, क्योंकि पौष्टिक भोजन शारीरिक विकास के लिए बहुत अनिवार्य है। वैसे ही पौष्टिक शिक्षा बालक के शैक्षिक विकास के लिए बहुत प्रभावी है, अनिवार्य है। इसीलिए जो पोषण युक्त उसका शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए, जिससे बालक को लगे कि विद्यालय के अंदर ही मेरी समस्याओं का समाधान होगा, बाहर मुझे
नहीं मिल पाएगा। अगली बात आती है छात्र के मार्ग में आने वाली छात्र की समस्याओं का निवारण। छात्र की समस्याओं का निवारण, ठीक है ना। छात्र की समस्याओं का निवारण होना चाहिए। बालक को जिस भी तरह की समस्याएं आती हैं, शिक्षक उनको बहुत सहजता से, सरलता से और बहुत ही कहना चाहिए कि बालक को लगे कि शिक्षक उसकी समस्याओं के समाधान के लिए रुचि ले रहा है। रुचिपूर्ण ढंग से बालक की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, चाहे किसी भी तरह की समस्या है, चाहे शिक्षा से संबंधित है, चाहे व्यक्तिगत, लेकिन उसकी समस्याओं का समाधान शिक्षक के द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। फिर अभिभावकों की सहभागिता। कि अभिभावकों की सहभागिता यानी कि जैसे शिक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया के अंदर अभिभावकों की सहभागिता होनी चाहिए। कैसे? जब मूल्यांकन प्रक्रिया की जा रही है, उसमें अभिभावक भी मूल्यांकन कर रहे हैं, तो अभिभावकों को पता रहता है, पता चल पाता है कि हमारे बालक की योग्यता किस विषय, किस क्षेत्र के अंतर्गत है। तो यहाँ पर अधिकांश रूप से क्या होता है कि अभिभावक बालक के ऊपर उस कार्य को, उस कहना चाहिए कि शिक्षा को अर्जित करने पर बल देते हैं जिसको मतलब उनकी वे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने वे प्राप्त करने से वंचित रह गए हों, ऐसी कार्यों को करने पर उन्हें बल देते हैं, भले ही चाहे बालक की रुचि उसमें हो या ना हो। तो ऐसी स्थिति में अगर बालक की रुचि है तो बालक आगे बढ़ जाएगा, और अगर नहीं है तो निश्चित है कि जो परिणाम उसको चाहिए वो परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अनिवार्य है कि अभिभावकों को भी उसमें सम्मिलित किया जाए, जिससे बालक की रुचि, योग्यताओं और क्षमताओं का अभिभावकों को सही सही पता चल सके और बालकों को उसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करें या उसी कार्य को करने में अपना समर्थन दें जिस कार्य को करने में बालक की अपनी रुचि, योग्यताएं हैं, जिससे कि उसके परिणाम लाभकारी और उसको प्रभावी परिणाम प्राप्त होंगे। यानी कि शिक्षा अधिगम में एक गुणवत्ता का स्तर आएगा, क्योंकि वह बालक की रुचि के अनुकूल शिक्षा को अर्जित कर रहा है, जिससे कि वह दुगने तिगने प्रयत्न, उत्साह के साथ उस कार्य को करेगा। अगला आता है अधिगम व्यूह रचना। अधिगम व्यूह अधिगम व्यूह रचना अधिगम व्यूह रचना एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन, ठीक है ना। अधिगम व्यूह रचना और अनुसंधान को प्रोत्साहन। अधिगम व्यूह रचना को प्रोत्साहन की बात कही है, क्योंकि एक जो व्यूह रचना निर्मित की जाती है वो इस तरह की निर्मित की जाए, जैसे हम पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं तो वो इस तरह की निर्मित की जाए, इस तरह से, इस तरह की क्रियाएं उसके अंदर सम्मिलित हो कि बालक का जो अधिगम स्तर है वह स्वतः ही बढ़ता चला जाए, यानी कि बालक को जो चीज वो सुगमता से अधिगम हो सके, सुगमता से हर चीज को वो सीख सके। उसके साथ ही अनुसंधान के जो है, अनुसंधान को प्रोत्साहन, जिससे कि एक बालक में खोजी विचारधारा, खोजी प्रवृत्ति का विकास हो सके, क्योंकि खोजने की प्रवृत्ति का जब विकास होता है तो वो नई नई चीजों को खोजने का निरंतर रूप से प्रयत्नशील रहता है, और यह प्रकृति जो है वो बालक के अधिगम के मार्ग में बहुत बड़ा जो मार्गदर्शन और पथ प्रदर्शन करती है, क्योंकि वह नई चीज को खोजना चाहता है, वो नई चीज खोज के और सामने रखता है, जिससे कि उसे और अधिक जानकारी उसके पास एकत्रित हो पाती है, यानी कि उसके अधिगम स्तर को ऊंचा करने में सहयोग देगा। इसीलिए अधिगम व्यूह रचना भी इस तरह से निर्मित की जाए जो बालक के अधिगम में सहायक हो, और दूसरा अनुसंधान को प्रोत्साहन मिले, जिससे कि बालक
में जो एक खोज जो कहना चाहिए कि खोज और जांच की जो प्रवृत्ति है उसका विकास करना, क्योंकि एक मानसिक विकास के अंदर मानसिक विकास के लिए अनिवार्य है कि बालक की तार्किक विचारधाराओं का निर्माण और तार्किक विचारधाराओं का निर्माण करने के लिए ये कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिनका सहारा लेकर बालक की चिंतन और तर्क क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। इसीलिए अनुसंधान को भी प्रोत्साहन दिया जाए। अगली बात यहाँ पर आती है छात्रों के कौशल व सामाजिक व्यवहार की प्रगति में सहायक प्रोत्साहन। छात्रों के शैक्षिक कौशल व सामाजिक प्रगति में सहायक। ठीक है ना। अगली बात यहाँ पर आती है कि छात्रों के शैक्षिक कौशल और सामाजिक प्रगति में, यानी कि सामाजिक व्यवहार की प्रगति में सहायक हो। यानी कि जो हमारा अधिगम अनुदेशन और अधिगम की जो व्यवस्था हो वो इस तरह से निर्मित की जाए, इस तरह से सुव्यवस्थित की जाए कि पहली चीज तो बालकों में विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास हो, क्योंकि बालक में विभिन्न प्रकार के कौशल का विकास होगा तो वह अपने कौशल के अनुसार व्यवहार कर सकेगा, अपने कौशल के अनुसार अपना विशेषज्ञता हासिल करके अपना व्यावसायिक जो है क्षेत्र को चुन सकेगा। यानी कि कहने का मतलब कौशल केवल किसी व्यवसाय को करने के लिए किसी कौशल की आवश्यकता होती है, केवल वहीं तक सीमित न रहे, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी, बालक के व्यवहारात्मक दृष्टिकोण से भी विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास उसमें होना चाहिए। जैसे संप्रेषण कौशल है, किसी से बातचीत करना, अभिव्यक्ति का कौशल है, ऐसे कौशलों को मतलब बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास होना चाहिए। और उसके साथ ही सामाजिक प्रगति में उसको सहायता, यानी कि सामाजिक व्यवहार की प्रगति उसकी होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज से अलग हटकर बालक नहीं रह सकता। इसीलिए बालक के विकास के लिए अनिवार्य है कि जहाँ कौशलों का विकास हो वहीं सामाजिक व्यवहार का विकास में भी सुधार आना बहुत अनिवार्य है। अगर शिक्षा इस तरह की व्यवस्थित की जाए, सुव्यवस्थित, जिसमें कि बालक में कौशलों का विकास और सामाजिक प्रगति के क्षेत्र में विकास हो सके। फिर शिक्षक मार्गदर्शक, शिक्षक मार्गदर्शक है, यानी कि शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। यहाँ बालक के किसी कार्य में स्वयं कार्य को नहीं करेगा, बालक जो कार्य कर रहा है उसमें केवल उसे मार्गदर्शन देगा। जैसे कोई प्रयोग दिया है, प्रोजेक्ट दिया है, बालक को प्रोजेक्ट कर रहा है, उसमें वो बहुत सारे संसाधनों को जुटा रहा है, उस कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करने की कोशिश कर रहा है, उसमें शिक्षक केवल उसको मार्गदर्शन देगा। जैसे कि वो कुछ सूचना जानकर संसाधन लेकर आए, तो शिक्षक को पता है कि ये संसाधन, जैसे कि हम उसमें जैसे बच्चों को विभिन्न प्रकार की मिट्टी के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह की मिट्टी है, तो कुछ मिट्टी ऐसी हैं जो दोनों एक ही प्रकार की मिट्टी है, तो शिक्षक उसे ये बात सिर्फ इतना सा निर्देश देगा कि ये दोनों मिट्टी सेम है, ये इनमें से मतलब ये दोनों एक ही है, दूसरी मिट्टी और ढूंढ कर ला। तो बालक समझ जाएगा कि ये मिट्टी एक है, यानी कि अब और कोई दूसरी मिट्टी है जिसे हमें ढूंढकर लेकर आनी है, तभी हम ये मिट्टी के विभिन्न प्रकृति में जो अंतर है उसको हम समझ पाएंगे। तो यानी कि शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक का काम करेगा, शिक्षक बालक को अपने विचार, अपनी जो प्रतिभा है उसको उनके ऊपर थोपेगा नहीं। फिर है उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था। उपचारात्मक शिक्षण की उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे कि बालक की समस्याओं का में सुधार किया जा सके। बालक को जिस प्रकार की समस्याएं हैं उनमें सुधार होना बहुत अनिवार्य है, और ये सुधार के लिए उपचारात्मक शिक्षण है, क्योंकि निदानात्मक शिक्षण के प्रक्रिया के परीक्षण के माध्यम से हम बालक की समस्या की जानकारी हासिल करते हैं और उसका समाधान हम उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से करते हैं, जिससे कि बालक में सुधार लाया जा सके। अगली बात यहाँ पर है, वह है शिक्षक छात्र के मध्य सामंजस्य।
शिक्षक छात्र के मध्य सामंजस्य, शिक्षक व छात्र के मध्य सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। जब तक दोनों में सामंजस्य नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, तो एक दूसरे की बात को सुनना, समझना, मानना, उसको फॉलो कर पाना दोनों के लिए कठिन होगा। इसीलिए दोनों के मध्य एक गहन घनिष्ठ संबंध तभी बन पाएंगे जब दोनों के बीच में सामंजस्य होगा, और जब तक घनिष्ठ संबंध नहीं होंगे तब तक शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी या अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए दोनों के मध्य सामंजस्य का होना अनिवार्य है। और इसी मैं आशा करती हूँ मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर हमारा आज का प्रश्न रहेगा, आज का हमारा प्रश्न है शिक्षा में गुणवत्ता की वृद्धि में अनुदेशन व अधिगम वृद्धि के लिए अनुदेशन व अधिगम में क्या सुधार किए जाने चाहिए, समझाइए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही घर से निकलें। घर से निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।